मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि रीट पात्रता परीक्षा आंसर की आने के बाद 83 या 83 प्लस आपने लिए होंगे। तो जिन भी बच्चों ने 83 या 83 प्लस स्कोर किया है उनका बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने 90 क्रॉस किया है, 100 क्रॉस किया है, 110 क्रॉस किया है, उनको और भी ज़्यादा बधाई। और जिन्होंने 115 क्रॉस किया है, 120 क्रॉस किया है, 125 क्रॉस किया है, आप वाकई जीनियस बच्चे हो और हमें बहुत अच्छा लगा। जिन बच्चों के 83 से कम रह गए हैं, कुछ कम 81, 70, 80, 78, 80 के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन जाने नॉर्मलाइजेशन में आपको 5 या 7 नंबर बोनस के मिल जाएं और आपको भी क्वालिफाई सरकार कर दे। नंबर किसी के कटेंगे नहीं, ये श्योर है। आज जन्माष्टमी है, आपको गीत भी सुन रहे होंगे, गाँव से मैं बना रहा हूँ। पिछले दिनों काफ़ी दिनों से मैं वायरल से पीड़ित था, अभी कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ। गांव से वीडियो बना रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा गैप रहा, तो आप चिंता नहीं करें, हमें सारा ख्याल है, पूरा ध्यान है। ओके, आज मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं आपके, किस आपत्ति कहाँ लगाएं, किसकी आपत्ति लगाएं। तो मैं आपको बी श्योर ये अश्योर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, जहाँ मेरे हिसाब से और वो ऑथेंटिक है, वही आपत्ति के लिए आपको टाइम वेस्ट करना, नहीं तो नहीं टाइम वेस्ट करना है। जैसे जैसे हम प्रश्नों में चलेंगे आप आराम से समझ लोगे कि कहाँ आपको कौन सी जगह प्रूफ चाहिए, कौन सी जगह। वीडियो को पूरा देखना, चारों शिफ्ट में एक साथ ले रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ओके, और ये है सबसे पहले वही शिफ्ट 1 वाला पेपर जो कि लेवल 1 का था। फास्ट करेंगे, चिंता नहीं करें, पूरा वीडियो देखना है आपको। ओके, चलिए साहब, तो देखो पहला प्रश्न आपको याद है। पहला प्रश्न था इनमें से कौन सा असत्य है। तो पहला ऑप्शन था, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये तो साहब समझना बहुत जरूरी है, ये बात तो गलत है। बच्चा एकीकृत रूप से पूर्ण रूप में विकसित होता है, यह बात सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, बिल्कुल, एक पहलू दूसरे को प्रभावित करता है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है, यह भी बिल्कुल सही है। लिहाजा पहले प्रश्न का सही जवाब डी होगा, क्योंकि केवल एक असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। तो याद है, हमने आपको यही बताया था और बोर्ड ने भी यही माना है, इसलिए इस प्रश्न में किसी को किसी के प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, डैश तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। कितनी बार हमने बात करी है हरलोग की इस स्टेटमेंट की, याद है ना आपको? प्रोग्रेसिव चेंजेस, ऑर्डरली चेंजेस, और ये होता है विकास। इसमें किसी प्रकार के प्रूफ को ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका गलत भी हुआ है तो आप मान लें कि विकास राइट आंसर है, डेवलपमेंट सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, और यहाँ आप ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे दे रखा है अर्ली चाइल्डहुड, और 4 ऑप्शन थे, प्राक्टोली प्री गैंग एज, अनुकरणीय आयु, इमिटेटिव एज, सवाल करने की आयु, क्वेश्चनिंग एज, और खिलौना आयु, टॉय एज। तो चारों ही इसकी विशेषता है। बोनस देना चाहिए था, इन्होंने बोनस नहीं दिया, लिहाजा इसमें हम आपको बोनस दिलवाएंगे। ध्यान रखना, इसमें हम आपको बोनस दिलवाएंगे और इसके ऑथेंटिक प्रूफ हम अपने साइकोलॉजी ऐप पे आपको देंगे, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मेरे को याद है, जब मैंने राजस्थान में पहली बार चारों आंसर की रात को 3 बजे आपको दी थी, हाँ, उसमें मैं ये मानता हूँ कि 2-3% जल्दबाजी में मैंने भी आपको जो बताए थे वो बाद में मैंने दूसरे दिन ही रिवाइज आंसर की दी थी। ठीक है, तो उस रिवाइज आंसर की को तो आप में से बहुत से कम बच्चों ने देखा था और उसको करीब लाखों बच्चों ने देखा था। तो आप वापस पलट के ही नहीं आए, आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया, आपने तो अपने साइकोलॉजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया। तो ये तो पात्रता थी, हो सकता है बच गए हों, लेकिन मुख्य परीक्षा में जहाँ एक एक प्रश्न की लड़ाई होगी, वहाँ पूरे राजस्थान में बेस्ट कंटेंट हम आपको देंगे। अगर आपको ऐसा विश्वास है तो इस वीडियो को अभी रोक के तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तुरंत साइकोलॉजिया ऐप डाउनलोड कर लें। साइकोलॉजिया की स्पेलिंग आपको मैं फिर बता दूं, साइकोलॉजी में PSYCHOLOGY होता है और हमारे ऐप में GIA होता है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, ये आप ही के फायदे के लिए बता रहा हूं। ओके, तो तीसरे में हम आपको बोनस दिलवाएंगे। चौथा प्रश्न है, प्रकृति एवं पोषण विवाद। हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, नेचर एंड नर्चर डिबेट और कुछ नहीं है, बल्कि जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट का खेल है। अनुवांशिकी एवं वातावरण की बात है। किसी प्रकार के कोई प्रूफ के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपने ये किया है तो आपका सही है, नहीं तो फिर गलत है। पांचवा प्रश्न था, IQ ऑफ ए टैलेंटेड चाइल्ड 140 राइट आंसर था। इसमें प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि B 140। इसमें किसी को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। छठा प्रश्न देखिए, और वो है,
स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट हैं? तो देखो, पहला ऑप्शन था प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, यहीं पे गड़बड़ हो गई। महसूस नहीं करवाना है उसको, हालांकि हम जानते हैं वो विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, पर हम उसको महसूस नहीं करवाएंगे, इसलिए इसमें ये नहीं होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये समझने के लिए कि छात्र एबल और अनेबल सीखने में क्यों हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लिहाजा इसमें डी आंसर हो जाएगा छठे में। सातवां देखिए, सेवंथ वन है, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स एज स्कोर 75 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 वर्ष। मानसिक आयु कितनी? 12 वर्ष। कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्रूफ के लिए, सही है 12 किया तो, नहीं तो फिर गलत है। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श नमूने के रूप में, सैंपल के रूप में लेता है। तो सैंपलिंग थ्योरी थॉमसन की है साहब। तो थॉमसन हमने बताया था, सारी बातें हमने जो बताई हैं वर्ड ने मानी है, एक आध को छोड़ के। तो थॉमसन राइट आंसर है। नौवां प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? यानी निम्न में से कौन सी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है? तो रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, थेमेटिकल अप्रिसिएशन टेस्ट, TAT राइट आंसर है, लिहाजा इसका सही जवाब है डी। 10वां प्रश्न देखिए, 10वें प्रश्न में सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बहुत बार बात कर चुके हैं, अपसारी चिंतन की बात होगी, जहां सृजनात्मकता होगी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, न कि कन्वर्जेंट। तो 10वें में भी डी राइट आंसर है। 11वां प्रश्न, 11वें में है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? 4 में से 3 बातें एक जैसी हैं। एक्यूट एंजाइटी यानी तीव्र चिंता, ऑब्सेशन ऑब्सेसिव थॉट ऑफ गिल्ट यानी अपराध बोध के बारे में बार बार सोचना, जुनूनी सोच, बीमारी का डर, फियर ऑफ इलनेस, तीनों में कोई न कोई चिंता, घबराहट, बेचैनी है, लेकिन चौथे में चिंता से मुक्ति है, लिहाजा डी राइट आंसर होगा 11वें का। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डी किया तो सही, नहीं किया तो कोई प्रूफ नहीं। 12वां देखिए, 12वें में ध्यान से देखें, 12वां था, हमने रिवाइज आंसर की, मैं आपको बताया था, सेम वही आंसर बोर्ड ने माना है। 12वां था साइन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण है? पहला देखिए, अभिव्यक्ति में नव्यता, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, ये तो होता है प्रतिभाशाली में। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा भी होती है, पर बाद के दोनों देखिए ज़्यादा बातचीत करता है, टोकेटिवनेस प्रतिभाशाली की विशेषता नहीं है। और हाइपर एक्टिविटी हमने आपको बताया था, ये तो कोई डिसऑर्डर है, लिहाजा पहले जो दोनों है वो बी में है, बी राइट आंसर होगा इसमें। 12 में बी राइट आंसर होगा, चाहे आपको कोई कुछ भी बताए। हमारा दावा है कि ये कोई प्रूफ इसमें काम नहीं करेगा, इसलिए आपको टाइम वेस्ट करने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो 12 में 2 राइट आंसर है, 2 है। 13वां देखिए, हु गेव द फॉर्मूला ऑफ IQ, किसने दिया IQ का फॉर्मूला? तो हमने आपको बताया था, स्टर्न भी इंपॉर्टेंट है, टर्मन भी इंपॉर्टेंट है। अकेले गुणा सो नहीं आता, तो स्टर्न टर्मन बोनस दे दिया। तो जिन लोगों ने विलियम स्टर्न किया उनका भी सही हुआ, टर्मन किया उनका भी सही हुआ, इसमें कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई चाहे कि साहब विलियम स्टर्न किया उनका सही क्यों हो, टर्मन का सही क्यों हो, तो एक अलग बात है। बोनस दे दिया, इसलिए इस पर कोई विचार किया नहीं जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट 14th 14वां प्रश्न देखिए, और 14वां प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, पता है आपको, और इसका सही जवाब आ जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पे लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न आया है, स्किनर पे हर में आया है, ठीक है ना। तो डिसलेक्सिया राइट आंसर हो गया 14th का। 15वां प्रश्न देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, स्किनर 15वें में ए स्किनर कर देंगे। 16वां देखिए, 16वें कक्षा 2 की छात्रा षष्ठी को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए, बाजार में जाके ठीक कर दिया। चूंकि यहाँ पे क्षितिजीय नहीं है, इसलिए सकारात्मक स्थानांतरण आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर इसका आंसर हो जाएगा, कहीं किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। 17वां प्रश्न देखिए, टू ऑपोजिट डिजायर्स क्या कहलाती हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहलाती हैं साहब, ये तो द्वंद्व कहलाती हैं। तो दो विपरीत इच्छाओं वाली बात होगी, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। 18वां प्रश्न देखिए, 18वें प्रश्न में बाकी शिफ्ट 2, 3, 4 सबके मैं जवाब इसी वीडियो में दे रहा हूं, इसलिए कहीं जाना नहीं है। 18वां देखिए, किस सिद्धांत को पुनर्मिलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो 1000 बार बात कर चुके हैं, ये स्किनर वाला है, और स्किनर वाला ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साइकोलॉजी अशोक पारिक, तो कर लें उसको, बेल आइकन को दबा दें। साइकोलॉजी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी कर लें। और अभी मैं आपको बता दूं, एक मान एजुकेशन ग्रुप है, चैनल है,
बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी, उनके साथ भी मेरा टाई अप हो चुका है। तो मैं साइकोलॉजी क्लासेस आपको मान एजुकेशन में भी दूंगा, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सबके लिए। और साइकोलॉजी ऐप पे तो खैर है ही, साइकोलॉजी ऐप पे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि मेरी क्लासेस साथ में लकी आहूजा मैम की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, दोनों की क्लासेस मिलेंगी। आप तो आप साइकोलॉजी ऐप पे भी आ सकते हो, मान एजुकेशन पे भी जा सकते हो, और कहीं और भी अगर हम जुड़े तो आपको बता देंगे। जल्दी ही हम आपको थर्ड ग्रेड के शैक्षिक परिदृश्य को इंक्लूड करके तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की बुक भी देने वाले हैं, और बहुत जल्दी हम क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको यकीन अगर है, अभी भी यकीन नहीं आया है पूरे राजस्थान में पढ़ के, तो फिर हम आपको कुछ नहीं कह सकते। अगर यकीन है तो फिर थोड़ा सा वेट और करें। 19वां प्रश्न हिंदी में, उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। ध्यान देना, आंतरिक अभिप्रेरणा वाला कौन सा इनमें से एक है। पहला है, वंदना कठोर परिश्रम करती है कि उपहार प्राप्त कर सके। उपहार कारण बाहर हो गया, जहां रीजन बाहर है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जहां रीजन अंदर है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो उपहार बाहर है इसलिए तो बाह्य प्रेरणा हो गई, आंतरिक वाली बतानी है। दूसरा ऑप्शन है, उर्मिला गृह कार्य करती है, फटाफट टीवी देखेगी, कारण बाहर है। इला पुस्तकें पढ़ती है, नाम रोशन करेगी, कारण बाहर है। लेकिन मेघा रुचि और इंटरेस्ट के लिए कर रही है, कारण अंदर है। तो लिहाजा डी आंसर है 19 में, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। 20वां बहुत इजी प्रश्न था, किसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया। थोंडाइक ने दिया था साहब, कोलर ने दिया था साहब, स्किनर ने दिया था, बीएस ब्लूम ने नहीं दिया साहब। बीएस ब्लूम ने तो टेक्सोनोमी दी है। ये तो उद्देश्यों के वर्गीकरण के जनक हैं। 21वां प्रश्न, और 21वां बहुत अच्छा प्रश्न था, और इसमें पूछा गया था, बार बार बच्चों को सजा से बचने, पनिशमेंट या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। यानी बाह्य मोटिवेशन की बात है, बाह्य प्रेरणा की बात है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात है। तो देखेंगे 4 में से 3 ऑप्शन में बात की जाती है बाह्य प्रेरणा को कम करने की, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने की, और एक में बात की जाएगी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनाम और सजा बाह्य अभिप्रेरणा है, एक्सट्रिंसिक है, तो फिर पहला ऑप्शन है उसकी बाह्य प्रेरणा को कम करता है। कम कहाँ करता है, बाह्य प्रेरणा तो ये इनाम और ये तो बाह्य प्रेरणा को बढ़ाते हैं, लिहाजा ये नहीं होगा। आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बढ़ाता कहाँ है, आंतरिक अभिप्रेरणा को तो कम करता है इनाम। तीसरा है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के प्रति। देखो हम आपको बता चुके हैं इंग्लिश के वर्ड्स, एक तो है परफॉर्मेंस, एक है मास्टरी। तो याद रखना, मास्टरी हमेशा आंतरिक है, परफॉर्मेंस हमेशा बाह्य है। तो इसमें क्या कहा गया है, महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब सी जो ऑप्शन है वो आंतरिक प्रेरणा की बात करता है, पर इनाम और दंड तो बाह्य प्रेरणा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये बाह्य को कम करता है, आंतरिक को बढ़ाता है, ये आंतरिक को बढ़ाता है। इसका मतलब ये तीनों ही आंतरिक प्रेरणा की बात करते हैं। लेकिन चौथा ऐसा है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ध्यान देना, रुचि और जिज्ञासा आंतरिक है और इसको कम करता है, इसका मतलब ये बाह्य प्रेरणा के पक्ष में है। तो डी एक खराब बात है, इस प्रश्न का आंसर भी डी ही है, क्योंकि डी केवल बाह्य प्रेरणा की बात करता है, बाकी तीनों आंतरिक प्रेरणा की बात करते हैं। तो जिन लोगों ने डी किया उनको बधाई, जिन्होंने डी नहीं किया किसी प्रूफ के लिए किसी फैकल्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी जाओ तो वक्त बर्बाद करोगे। 22वां प्रश्न देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम के घंटे 45 घंटे, सभी सही करके आए होंगे इसको। तो 23वां देखिए, निम्न में कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। कितनी बार हम बता चुके हैं, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता होती है, वैलिडिटी वैधता भी होती है, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता भी होती है, पर एप्टीट्यूड अभिक्षमता एक डिफरेंट चीज है, जो कि इसका आंसर है। हमने यही बताया था, बोर्ड ने ये माना था। 24 देखिए, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, तो चाइल्ड सबसे महत्वपूर्ण है, बी राइट आंसर है। 25वां देखिए, एक चिंतनशील कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है, एक शिक्षक व्याख्यान सुन सके, खराब बात, नोट्स खराब बात, अनुशासन खराब बात। खराब बोले तो खराब नहीं है, पर प्रगतिशील शिक्षा में इसको कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अंतः क्रिया होनी बहुत अच्छी बात, लिहाजा डी राइट आंसर हो गया, डी। ओके। 26 एक्शन रिसर्च क्या है, लॉन्गिट्यूड रिसर्च है कि अप्लाइड रिसर्च है कि रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था, याद है आपको, कि दीर्घकालीन तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं है। बी और सी में आंसर मानेंगे, और तत्काल समस्या को समाधान किए, ये सही जवाब है, और अप्लाइड भी सही जवाब है। इन्होंने केवल सी को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, जो कि बात भी गलत नहीं है, सही है, इसलिए कोई प्रूफ नहीं चलेगा। अब सी जिन लोगों ने किया है उनका सही है, सी जिन्होंने नहीं किया है वो शांत आराम से बैठ जाएं। ओके। 27 एनसीएफ 2000 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर की होती है साहब, सुविधा प्रदाता की होती है, बी राइट आंसर है।
28 का देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है मंद और प्रगतिशील को अंकित करने के लिए, लेबल लगाने के लिए कभी नहीं होता, ये भी कभी नहीं होता। समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए होता है, पर अधूरी बात है। प्रतिपुष्टि की बात आ गई, जीवन शिक्षा की बात आ गई, प्रोडक्टिव लाइफ की आ गई, तो फिर डी राइट आंसर इसमें होगा। किसी प्रकार के प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। ये था डी राइट आंसर सवाल नंबर 28 में। और 29 में, 29 तो पता ही है आपको, 29 में क्या था? 29 में वही चार बातें थी। प्रोक्सिमो-डिस्टल पता है आपको, सेंट्रल टू आउटवर्ड्स, सेंटर टू आउटवर्ड्स कितनी बार हमने बताया है? तो ए का संबंध डी से। सिफेलोकोडल हेड टू टो ए से। इंटर इंट्रा कितनी बार बता चुके हैं? इंटर बाहर, इंट्रा अंदर, तो इंटर वाला है डिफरेंट चिल्ड्रेन, तीसरे में बी, और इंट्रा में सिंगल चिल्ड्रेन, सेम चिल्ड्रेन, सी। तो सही जवाब क्या हो गया? डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ए राइट आंसर हो गया, ए पहला सही जवाब है 29 में ए। 30वें में आखिरी प्रश्न है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, ए राइट आंसर है। तो इस तरह से बच्चों जो हमने आपको बताया था वही बोर्ड ने माना है। आप में इनमें से एक में हम बात करेंगे जो हमने आपको बता दिया है, कोशिश करेंगे, लेकिन वही साइकोलॉजी ऐप पे आपको आना पड़ेगा और जहाँ पे हम हैं उन जगह पे आपको आना पड़ेगा। तो ये आपको प्रूफ हम दे देंगे, चिंता की बात नहीं है। जिसको चाहिए और जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको प्रूफ की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसलिए वो अगली पढ़ाई शुरू करें, 1 मिनट भी वेस्ट ना करें। ओके, बात समझ में आई आपको? ओके प्यारे बच्चों, आज जन्माष्टमी है, कान्हा का जन्मदिन है। उम्मीद करते हैं कि आज अभी से आप मेहनत करेंगे और कृष्ण भगवान के आदर्शों को मान के, गीता के उपदेश से लेके सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, सफलता मिलेगी। हम तो आपके साथ हैं ही। चलिए सब, ये है शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में चलते हैं अपन। और पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आयाम नोम चोम्स्की का नाम आ गया? तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, याद है ना आपको, भाषा विकास, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से डैश होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट आर बेसिकली, तो हमने आपको बताया था, याद है, 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, वही ओड वन आंसर होगा। तो लर्नड, एक्वायर्ड और कल्चर्ड एक जैसे, इनेट अलग, लिहाजा इनेट राइट आंसर है। जन्मजात अलग है, बाकी अधिगमित हो या अधिग्रहित हो या फिर सांस्कृतिक हो, एक ही होता है। तो दूसरे में बी राइट आंसर है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे में, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को नहीं दिया? तो स्किनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया, व्यक्तित्व का नहीं दिया, पता है ना सबको। तो इसमें स्किनर आंसर हो जाएगा, बाकी सब व्यक्तित्व के सिद्धांत वाले हैं, चाहे फ्राइड हो, चाहे अल्पोर्ट हो, चाहे केटल हो। चौथा प्रश्न देखिए, हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो मुरे मॉर्गन हर कोई जानता है, TAT, थेमेटिकल अप्रिसेप्शन टेस्ट, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, सी राइट आंसर है, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवें प्रश्न में है, इनमें से कौन सा चाइल्ड की ग्रोथ से रिलेट नहीं करता? बहुत आसान और अच्छा सा प्रश्न था, NCERT में भी दे रखा है, फिर भी जाने कितने बच्चों ने मेरे कमेंट किया कि सर इसका कोई प्रूफ हो सकता है क्या? इसका कोई प्रूफ नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि आपने सही नहीं पढ़ा था। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है डोमिसाइल, अधिवास। आप जयपुर में रहते हैं कि आप बेंगलोर में रहते हैं, आपकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से बच्चे निद्रा बता रहे थे, तो निद्रा में आपको बता दूं, निद्रा में क्या होता है, जब सोते हैं तो फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो भी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। न्यूट्रिशन और हेल्थ में तो खैर ये बात है ही। तो अधिवास 100% राइट आंसर है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ इसके खिलाफ नहीं जाएगा। छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो संस्कृति मुक्त की जहां पे बात आती है, आपको याद है, संस्कृति मुक्त RPM रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हमने आपको बताया था, और RPM की 2 भाग थे, बच्चों वाला कलर्ड CPM और बड़े लोगों वाला स्टैंडर्ड SPM। लिहाजा इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इसका राइट आंसर है डी, 6 में। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां है, बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डन के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? इंट्रापर्सनल है, नेचुरलिस्टिक है, एग्जिस्टेंशियल है, इमोशनल नहीं है, सामवेगिक सही जवाब है। सातवें में सी राइट आंसर है, कोई प्रूफ नहीं लगेगा इसके खिलाफ। आठवां देखिए, रचनात्मक चिंतन, फिर वही डाइवर्जेंट थिंकिंग आंसर आ गया इसका। अब सारी चिंतन इसका उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए,
हम बता चुके हैं। मानसिक विमंदित पद, मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड विद आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ए राइट आंसर है, बौद्धिक अयोग्यता। इस पर कोई प्रूफ नहीं चलेगा, ऑथेंटिक आंसर ए ही है, जो कि हमने भी बताया, हमने सारे बताए, आपको पता है, देख ही रहे हो, आप खुद समझ रहे होंगे शायद। 10वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। इसको मैंने रिवाइज किया था, आपको याद है। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो यूनिक तो होता है, अनूठा तो होता है। फिर देखो स्टेबल इंड्यूरिंग एक जैसे हो गए दोनों, यानी यहां नॉर्मल और सामान्य आंसर कोई कोई बच्चा जो करके आया है उसका बिल्कुल सही है, इसके खिलाफ भी कोई प्रूफ नहीं लगेगा क्योंकि ये राइट आंसर है। बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, ऐप चैनल तुरंत 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 सब्सक्राइब को डाउनलोड कर लेना, नहीं तो फिर मेन परीक्षा में आप ये नहीं कहोगे कि सर इस बार तो हम लेट समझे, क्योंकि वहाँ मौका नहीं मिलेगा दोबारा, यहाँ मौका मिल रहा है आपको, मिल रहा है ना? ओके। अच्छा, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, चाहे आप लेवल 1 के कि लेवल 2 के, कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, है ना? तो हर कोई जो मेरे को सुन रहा है, अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे और साथ में कमेंट करके अपने मार्क्स भी बताएंगे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, ताकि मैं कंपेयर करूं, मेरे को अच्छा लगेगा। ओके, देंगे ना आप, बताएंगे ना आप? ओके बच्चों, तो 11वां प्रश्न, 10वें में सामान्य राइट आंसर है, सामान्य, नॉर्मल। हालांकि इसको मैंने भी चेंज किया था, रिवाइज आंसर के में मैंने सामान्य बताया था। चलिए 11वां, लेकिन जो बता दिया, मतलब अब जो मैं बता रहा हूं इसमें आप 1 मिनट भी अगर वेस्ट करेंगे किसी प्रूफ के चक्कर में, किसी ग्रुप में, मैं देखता हूँ ग्रुप में ऐसे ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि साइकोलॉजी में PSY आता है कि PHY, और जवाब दे रहे हैं, भिड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ये हो गया सब समवयस्क समूह होता है, काय का होता है। इसलिए आप वेस्ट नहीं करेंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, आप हमारे बच्चे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं वो हमारा बच्चा है। पढ़ने से संबंधित वापस, फिर आपको पता है ना, वापस रिपीट हुआ या बार बार, डिसकैलकुलिया इसका सही जवाब हो जाएगा, डिसकैलकुलिया 11वें में। 12वां प्रश्न देखिए, चिल्ड्रेन हु आर डिप्राइव्ड, तो डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन, हमने आपको बताया था ना, इंग्लिश के शब्द पढ़ लोगे हमारे साथ तो शब्दों से खेलना सीख जाओगे तो कमाल हो जाएंगे, तो कमाल हुए हैं। अब आप उसको कितना लेते हो डिपेंड्स। तो प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, भले ही आपने नहीं सुना हो, पर डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन आपने जरूर सुना है, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी रहे हैं। 13वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिहेवियरल सिम्टम ऑफ मेलेडिसमेंट। कुसमायोजन का व्यवहारात्मक एंजाइटी, एपेथी, इनसिक्योरिटी, अग्रेशन। तो अग्रेशन इसका सही जवाब है, व्यवहार आक्रामकता में ही है, बाकी में व्यवहार नहीं है, बाकी में तो ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर वाली बात है। 14वां प्रश्न देखिए, 14वें में है, अच्छा प्रश्न था, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इसको हमने रिवाइज किया था, याद है आपको, यानी डाइवर्सिटी इन करिकुलम। तो देखो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं, CWSN जो बच्चे हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, देखने की है, सुनने की है, चलने की है, कुछ भी है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, पाठ्येतर गतिविधियों में एक दरअसल ये अगला स्टेप हो गया। इसलिए इसका उत्तर जो बोर्ड ने माना है, हम भी उसके साथ जा रहे हैं। यहाँ आपको किसी प्रूफ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। पाठ्यक्रम, विभिन्न शिक्षण विधियाँ, विशेष गतिविधियाँ, लगभग तीनों एक ही बात है। चौथा B इसका राइट आंसर हो जाएगा, B। तो याद रखना इस बात को, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 15वां प्रश्न है, कितना प्यारा सा प्रश्न, हमने कितनी बार बोला, पावलोव का मतलब एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलस स्टिमुलाई, सचर्य होगा, एसोसिएशन होगा। 16वां प्रश्न, कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। कितनी बार बताया है, मैच्योरिटी के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम कभी नहीं होते, तो परिपक्वता है मैच्योरिटी, इसका आंसर आ जाएगा। 17वां प्रश्न, पुरस्कार और दंड की बात वापस जहां भी आती है, यहां भी कुछ लोग जैसे थॉर्नडाइक, आप सोचिए आप उनका कॉन्सेप्ट कैसा है, लेकिन BF स्किनर राइट आंसर है। किसी प्रूफ की, किसी ऑथेंटिक प्रूफ की कोई मजाल नहीं है कि आपको इसमें नंबर दिलवा दे अगर आपने थॉर्नडाइक किया है, इसलिए BF स्किनर जिन लोगों ने किया उनका सही है, थॉर्नडाइक किया है उनका सही नहीं है। तो प्रूफ के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 18वां प्रश्न, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं होता साहब, ये D खराब है, क्योंकि आपको पता है अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर कितनी बार हमने बताया, व्यवहार में परिवर्तन कितनी बार बताया, अभ्यास द्वारा होता है, बोला है। तो जन्मजात प्रक्रिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है सत्य। 19वां प्रश्न था, जोसेफ D नोवेक साहब ने दिया था, मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, तो ये इसका आंसर हो गया। 20वां प्रश्न देखिए, हाँ 20वां प्रश्न, निम्न में कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्य से, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात है, तो साहब ABC तीनों हैं। B को साइकोमोटर भी बोलते हैं, अफेक्टिव है, कोग्निटिव है, साइकोमोटर, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। वर्णनात्मक शिक्षण इसका सही जवाब है, किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है।
21वां प्रश्न देखिए, और 21वां प्रश्न है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की ग्रुप क्रिएटिविटी देता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो मस्तिष्क विप्लव इसका सही जवाब है। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न है, कक्षा में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। यह अच्छा प्रश्न था और हमने इसको रिवाइज किया था। अंतर्वैयक्तिक समायोजन हमने आपको रिवाइज्ड में बताया था, इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट, जो कि इसका राइट आंसर है। इसमें किसी प्रूफ के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की मेन फिलोसॉफी क्या है, मुख्य दर्शन क्या है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन है साहब, बिना बोझ के सीखना है। 24वां प्रश्न देखिए, 24वें प्रश्न में है, आरटी 2009 में क्या नहीं है, तो 60 घंटे वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 45 घंटे है साहब। 25वां प्रश्न देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया, तो स्टीफेन एम कोवे ने नहीं दिया। कूटलेविन भी थे, बर्किंघम भी थे, कोरे भी थे, आपके समाज मनोविज्ञान के जनक कूटलेविन भी थे, एम कोवे कोई नहीं थे। 26वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न था और इसको हमने, आपको याद है, रिवाइज आंसर की मैं आपको बताया था क्या कि साहब रेशियो स्केल जो है वो इसका राइट आंसर होगा। किसी प्रूफ की आपको ना तो जरूरत है ना भागना है कहीं, क्योंकि रेशियो स्केल या अनुपातिक मापनी दरअसल क्लिनिकल साइकोलॉजी में काम में ली जाती है, एजुकेशन साइकोलॉजी में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो अनुपातिक मापनी और रेशियो स्केल हमने रिवाइज आंसर के में आपको आंसर बताया था और बोर्ड ने इसी को माना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 27वां प्रश्न देखिए, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास से संबंधित नहीं है, तो पियाजे हैं, बेंडोरा हैं, वाइगोत्स्की हैं, अब्राहम मैस्लो नहीं है। ये तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर के साथ, तो अब्राहम मैस्लो इसका राइट आंसर है। 28वां प्रश्न देखिए, अनुवांशिकता की भूमिका के, बहुत अच्छा प्रश्न था, अनुवांशिकता की भूमिका के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, तो साहब ट्विन स्टडी था, अडोप्शन था, पेरेंट चाइल्ड था, पीयर ग्रुप नहीं था, बताया था हमने आपको, याद है, समवयस्क समूह। इस पर बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका कोई प्रूफ मिल जाएगा कि हमको, आपको किसका कभी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, प्रूफ मिल गया, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो समवयस्क समूह आपने किया तो बढ़िया है। बहुत से बच्चों ने कहा सर फलां सर ने बता दिया, कोई बात नहीं, फलां सर भी तो आप ही के लिए मेहनत कर रहे थे, तो गलती हो सकती है ना, हमसे भी हो सकती है, उनसे भी हो सकती है, तो उनको माफ़ करो आप, उनके पीछे मत पड़ो आप। समवयस्क समूह आपने किया तो अपना गलत मान के बैठ जाओ आप। ओके, 29वां देखिए, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक, तो देखो दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के रूप में फिनोटाइप वाली बात है, दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप फिनोटाइप फिनोटाइप। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो देखो इसमें हमने आपको बताया था, रिवाइज आंसर के में हमने आपको बायोलॉजिकल बताया था, पहले हमने आपको साइकोलॉजिकल बताया था। साइकोलॉजिकल बोर्ड मान सकता था पर नहीं माना, जैविक माना तो जैविक माना, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब इसके लिए भी कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, जैविक राइट आंसर है और आपको कोई टाइम वेस्ट। तो प्यारे बच्चों, अब है आपके लिए शिफ्ट 3, और शिफ्ट 3 में देखिए पहला प्रश्न, मैं केवल साइकोलॉजी के प्रश्न ले रहा हूँ, आपको फिर बता दूँ पूरा वीडियो देखना है, ये ऑथेंटिक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, मेरी गुजारिश है कि साइकोलॉजी अशोक पारिक चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, हमारे साइकोलॉजी ऐप को भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक प्रूफ आपको हम देंगे वो वहीं पे देंगे। चलिए पहला प्रश्न, और वो है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो हम सब जानते हैं इनसाइड थ्योरी वोल्फगैंग कोहलर साहब ने दी है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा वोल्फगैंग कोहलर, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा प्रश्न, अधिगम के समस्या समाधान का अंतिम चरण हमने आपको बताया था, वेरिफिकेशन लास्ट में आएगा, तो वेरिफिकेशन सी इसका सही जवाब बोर्ड ने भी माना है, हमने भी माना था। कोई प्रूफ लेने के लिए, कहीं भटकने के लिए कोई वक्त आपको जाया करने की जरूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों और डिफेंस मैकेनिज्म ओरिजिनली किसने इंट्रोड्यूस करी थी, तो सिगमंड फ्राइड ने करी थी साहब, ये तो सबका ही सही होगा। चौथा प्रश्न है, कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं है साहब, तत्परता का नियम है, साहचर्य का नियम है, साहचर्य परिवर्तन है, नहीं है। तत्परता का नियम, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, तीन हमने आपको बताए थे। लॉ ऑफ एसोसिएशन, ये दरअसल एसोसिएशन वाला जो लॉ है शिफ्टिंग वाला, वो शिफ्टिंग वाला भी गौण नियम था, यहाँ पे साहचर्य का नियम है जो कि पेवलोव की बात है, लिहाजा बी राइट आंसर आ जाएगा। अगर एसोसिएशन शिफ्टिंग होता तो इसमें बोनस मिल सकता था, लेकिन एसोसिएशन नहीं है, केवल शिफ्टिंग
एसोसिएशन शिफ्टिंग नहीं है, केवल एसोसिएशन है, लिहाजा ये थोंडाई के गौण में भी नहीं है, मुख्य में भी नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, 5वां प्रश्न देखिए साहब, कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो जहां भी मोटिवेशनल इमोशनल स्टेट की बात है वो मोटिवेशनल है, सी सही इसका जवाब है। 6ठा प्रश्न देखिए, 6ठे प्रश्न में ड्वाइट E.W. एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि दी गई थी? माइक्रो टीचिंग दी गई थी साहब, सूक्ष्म शिक्षण, राइट आंसर है। 7वां प्रश्न, अभिप्रेरणा चक्र याद है, एनडीए हमने आपको कितनी बार बताया है? आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन, बी राइट आंसर है 7वें में। 8वां प्रश्न देखिए, कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? नीड ऑफ एस्पिरेशन, कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? नीड ऑफ अचीवमेंट, एंजाइटी, लेवल ऑफ एस्पिरेशन या रिवार्ड? तो रिवार्ड और पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा है। 9वां प्रश्न देखिए, कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो आपको पता है 3 स्तर हमने बताए थे, मेमोरी या नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा डेमोन्स्ट्रेशन इसमें दे रखा है, वो राइट आंसर है। प्रदर्शन स्तर कोई स्तर नहीं होता, स्मृति या ज्ञान स्तर होता है, बोध स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा 9वें में। 10वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय, इसमें भी कई बच्चों को कमेंट आ गया सर प्रस्तावित कब किया गया था? पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आते हैं। तो साहब 2005 हमने बताया था, 2005 ये बोर्ड ने माना है। इसमें कोई और ऑथेंटिक प्रूफ के लिए वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। 11वां प्रश्न देखिए, आप कमेंट करके मेरे को बताओगे कितने नंबर आए, कमेंट करके बताओगे। सब सब्सक्राइब कर लिया, कमेंट करके बताएंगे साइकोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लिया, क्योंकि ये तो पात्रता है। मेन परीक्षा में तब एहसास होता है ना जब 1 नंबर से नौकरी जाती है। और यहाँ भी बहुत से मासूम बच्चों के अगर 1, 2, 3, 4 नंबर कम रहे हैं तो हमें बहुत अफसोस है, पर उनकी बेवकूफ़ी पे हम ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो हमारे पास आए भी थे, फिर भी नहीं रुके, तो हम भी क्या करें और ऊपर वाला भी क्या करें। ओके, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित नहीं है? अच्छा प्रश्न था, हमने आपको बताया था बोनस, तो बोनस दे दिया इन्होंने। ओके, बोनस नहीं देते तो फिर रेमेडियल या अचीवमेंट या कुछ भी मान सकते थे, पर वैसे अचीवमेंट भी नहीं, नैदानिक भी नहीं, सतत भी नहीं, उपचारात्मक भी नहीं, लिहाजा बोनस मिला तो बोनस को एंजॉय करिए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 12वां प्रश्न देखिए, यस, ये प्रश्न देखो, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज, ऑनेस्टली हमने ट्रांसफॉर्मेटिव को इसमें नहीं बताया था आपको। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि एक्चुअली अब ध्यान से आप देखिए, चीज़ें क्या है कि बहुत बार जब आप बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपको वो चीज़ समझ में आती है। यानी बहुत लोगों ने एक्टिविटी बताया था, याद है, डायग्नोस्टिक बताया, हमने भी डायग्नोस्टिक बताया था आपको, तो गलत नहीं है भाई। क्रियात्मक अनुसंधान में एक्शन तो होता ही है, ये भी गलत नहीं है। एक्टिविटी, क्रियात्मक अनुसंधान, डायग्नोस्टिक तो है ही, रेमेडियल भी है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेटिव शब्द काश इस पर ध्यान दिया होता आप में किसी ने या हमने, पर हम तो क्या देते, हम तो बाद में देते, तो आंसर की में रिवाइज एक प्रश्न नहीं करना पड़ता, बस इतना था। लेकिन आप ध्यान देते तो एक प्रश्न सही होता। रूपांतरकारी इसका सही जवाब है, और इसमें आपको किसी प्रूफ को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूपांतरकारी क्या होता है? रूपांतरकारी ट्रांसफॉर्मेटिव है, बदलाव की बात करता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान बदलाव की बात ही तो करता है। बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे तो होमवर्क करना सिखा देंगे, बच्चा स्कूल से भाग जाता है तो स्कूल में रोकना सिखा देंगे, बच्चा स्कूल में देर से आता है तो जल्दी आना सिखा देंगे, तो बदल ही तो रहे हैं। इसका मतलब ये बदलाव जो शब्द है वो क्रिया, विधि, नैदानिक आदि सब पे बहुत भारी पड़ा, और बोर्ड ने इसको माना और गलत नहीं माना। यानी अपने आप में रूपांतरकारी शब्द जो है, ट्रांसफॉर्मेटिव शब्द जो है, वो बाकी सबको समाहित करता है, व्यापक है, लिहाजा बोर्ड ने इसको माना है और सही माना है, इसलिए कहीं प्रूफ के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं है। 13वां प्रश्न देखिए, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता तो होती है, मूल्यांकन नहीं होता साहब, तो मूल्यांकन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट propounded बाय सिगमंड फ्राइड? तो कौन सी एक नहीं है? सबको पता है ना साहब, एनल, फेलिक, लेटेंसी, ये तीनों है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक स्टेज नहीं है साहब, ये तो फेलिक स्टेज में होने वाला एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्राइसिस है। तो माफ करें, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, 15वें प्रश्न में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कौन सी अवधारणा नहीं है? स्कीमा तो है साहब, असिमिलेशन तो है साहब, अकोमोडेशन भी है साहब, एक्विजिशन तो व्यवहारवादियों ने दिया है, अधिग्रहण तो पियाजे ने नहीं दिया। 16वां प्रश्न देखिए, जिन्स का जोड़ा विशेष गुणसूत्रों पर विशेष स्थान पर रहता है, एलील बोलेंगे, एलील बताया था हमने आपको, ये बोर्ड ने माना है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है प्रूफ के लिए, क्योंकि प्रूफ अगर आपको कहीं से मिलेगा तो हम ही देंगे, और हम जिस प्रश्न में आज आपको बोल रहे हैं उसका प्रूफ देंगे, बाकी नहीं देंगे, क्योंकि बाकी तो जो बताए हैं बोर्ड ने वो सही हैं।
17वां प्रश्न है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरियर चॉइस। हमने बताया था आपको कितनी बार कि साहब सब्जेक्ट सिलेक्शन और प्रेडिक्शन भविष्यवाणी के लिए अभिक्षमता इंपॉर्टेंट होती है, तो अभिक्षमता में अंतर, डिफरेंस इन एप्टीट्यूड इसका आंसर होगा। 18वां प्रश्न देखिए, बाल विकास में वातावरण की भूमिका डैश के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो साहब टेम्परामेंट की बात करें, प्राइमरी रिएक्शन की बात करें, पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन की बात करें, ये तीनों अलग हैं हैबिट फॉर्मेशन से, और हैबिट फॉर्मेशन आदत निर्माण बाह्य है जो वातावरण से संबंधित है। बाकी तीनों का संबंध व्यक्ति के नेचर से, प्रकृति से है। याद है हमने आपको प्रकृति बोला था, प्रकृति अनुवांशिकता है, कितनी जगह ये चीज़ें काम आ रही हैं आपको। ओके, तो आदत निर्माण कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। 19वां प्रश्न देखिए, विकास के नियम के रूप में कौन सा सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये गलत है साहब, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर अवस्था अपने आप में स्पीड में, दर में, कई मामलों में अलग होती है। ठीक है, विकास परिपक्वता सीखने का परिणाम है, बिल्कुल है। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल होती है। पूर्वानुमेय है, प्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल है साहब। सटीक अनुमान लगाते तो बात अलग होती, पूर्वानुमेय तो है। पहला ऑप्शन नहीं है, जो कि इसका आंसर हो गया। 20वां प्रश्न देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया साहब, बी राइट आंसर है, हर कोई जानता है। 21वां प्रश्न देखें, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया? अब यहाँ भी हमने आपको कितनी बार बोला, इंग्लिश वाला देखना, ट्राई आर्किक, ट्राई आर्किक, ट्राई आर्किक। फिर भी आप में से बहुत से ऐसे प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ ने उनको शायद नहीं बताया होगा, या फैकल्टीज़ का भी क्या दोष बोलूँ मैं, इंग्लिश के वर्ड्स उनको नहीं आते होंगे, तो उन बच्चों ने गलत कर दिया। हमें बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि ट्राई आर्किक नहीं देखा, त्रिआयामी तो साहब गिलफोर्ड ने दिया था। अब आप सोचिए, इंग्लिश और हिंदी में इंग्लिश वाला ही माना गया है, तो ट्राई आर्किक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है, लिहाजा सी आंसर इसका माना जाएगा, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप ऐसा कोई प्रूफ नहीं लगा सकते कि साहब हमने तो बुक में त्रिआयामी पढ़ा है, क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ा है, लिहाजा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ट्राई आर्किक माना जाएगा, और माना गया है। 22वां प्रश्न, कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो भाटिया बैटरी, निष्पत्ति परफॉर्मेंस आ गया तो भाटिया बैटरी, याद है ना, 10 से 16 वर्ष भाटिया बैटरी का मतलब एक साथ 5 परीक्षण थे इसमें। 23वां, व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको याद है, हमने आपको वो कर्व बताया था, घंटाकार, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, ज़्यादातर इसके आसपास है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही ना। और व्यक्तिगत भिन्नताएं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हैं कि सब एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। विचलनशीलता भी होती है, शील गुणों का अंतर संबंध, बिल्कुल। समानता, लर्निंग सिमिलैरिटी हमने आपको आंसर बताया था। अधिगम समानता, यानी सब एक ही तरह से सीखते हैं, ये तो व्यक्तिगत भिन्नता के खिलाफ है, लिहाजा ये आंसर बोर्ड ने माना, यही हमने आपको बताया था। 24th, व्यक्तित्व का शील गुण याद है, हमने रिवाइज आंसर की में भी इस पर काफ़ी चर्चा की थी। इन्होंने भी बात की शील गुणों की, इन्होंने भी की, इन्होंने भी की, इन्होंने भी की। हालांकि हेंस आइजेंक ने शील गुणों के साथ टाइप्स अप्रोच की, तो बोर्ड इसको मान सकता था, पर बोनस दे दिया। यह हमने आपको बोला था, बोनस मिलना चाहिए तो मिला। 25 का है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण का नैदानिक निदान के लिए वेद है? याद है ना, MMPI, कितनी बार बता चुके हैं, MMPI राइट आंसर है, कहीं प्रूफ के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं है। 26वां देखिए, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने की बात करेंगे? तो साहब कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे है, द्वंद यहाँ पे है, तो 26 के में डी राइट आंसर होगा। 27वां देखिए, जेपी गिलफोर्ड ने सृजनात्मक बालकों में कौन सी विशेषता नहीं बताई? तो साहब मौलिकता, ओरिजिनलिटी बताई है, मल्टीपल सॉल्यूशन, बहुविध चिंतन बताया है, फ्लेक्सिबिलिटी बताई है, एम्पैथी की बात नहीं करी, चिंतन में समानुभूति की बात नहीं करी, तो ए राइट आंसर होगा 27 के में। 28वां, ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम, डी राइट आंसर होगा, डाउन संलक्षण, डी राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न देखें, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? याद है हमने आपको उपचारात्मक अध्यापन बताया था, जो कि राइट आंसर बोर्ड ने भी माना है, रेमेडियल टीचिंग बोर्ड ने भी माना है, ग्रेड एक्सेलेरेशन भी है, इनरिचमेंट करिकुलम में भी है, स्पेशल क्लासेस भी हैं, मैंने बाकायदा पॉइंट्स तक लिखा है आपको। ओके, लास्ट है, विच डिसऑर्डर इज ए टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? तो वापस बार बार वही प्रश्न आया है, डिसलेक्सिया, सी इसका राइट आंसर है। ओके प्यारे बच्चों, तो आपको कहीं प्रूफ के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। 30 के से 30 प्रश्न आपके हमने आपको क्लियर किए हैं। प्रूफ किसी प्रश्न का अगर लेना है आपको तो हम ही देंगे, कहाँ देंगे आपको बता चुका हूँ। ओके प्यारे बच्चों, अब जल्दी से शिफ्ट 4 करते हैं। शिफ्ट 4, अच्छा, नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा, कितने भी नंबर मिल सकते हैं, 2 4 5 6 7 8, क्योंकि सरकार, मुझे लगता है कि पॉलिसी ये रहेगी साहब
कि जो बॉर्डर पे हैं उनको भी हम ना रोकें, इसलिए किसी के मार्क्स काटेंगे नहीं, ऐसी उम्मीद है। इसलिए आप नाउम्मीद ना रहें और बस हमसे जुड़े रहें, बाकी लोगों से भी पढ़ते रहें। खैर, तो मंजिलें मिलेंगी। ओके, तबीयत नासाज थी इसलिए मैं आपसे ज़्यादा इन दिनों राब्ता कायम कर नहीं पाया, पर अब आपके साथ ही हम रहेंगे, शाना बशाना चलेंगे और बस मेहनत करेंगे। चलिए साहब, तो कुल 30 प्रश्न है इसमें भी। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था, डैश इज इमीडिएट इन्वायरमेंट। कभी आपको याद है हमने क्लास में बोला था इमीडिएट इन्वायरमेंट शब्द जहां भी लिखा मिल जाए आपको आंख बंद करके माइक्रो सिस्टम कर देना है। और ऐसा ही सवाल आ भी गया साहब, आ गया ना। तो वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है वो है माइक्रो सिस्टम, सूक्ष्म प्रणाली। सूक्ष्म प्रणाली से तो पता नहीं याद रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन मीजो, क्रोनो, एक्सो, माइक्रो याद है ना आपको। तो माइक्रो सिस्टम राइट आंसर हमने बताया था, ये बोर्ड ने माना है। तीसरा, किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया साहब? ये तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है साहब। 8 और 9 सब ध्यान रखेंगे आप। चौथा प्रश्न, आरटी 2009 के अनुसार किस प्रमाण पत्र के बिना विद्यालय स्थापित नहीं होगा? तो कितनी बार बोला हमने आपको, बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चला सकते। मान्यता राइट आंसर, रिकॉग्निशन राइट आंसर है। कोई एक्स्ट्रा प्रूफ लेने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। पांचवा देखिए, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में किसी, आपको याद नहीं आता जब आप देखते हो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, आपके सर का चेहरा दिखता नहीं है पेपर में, दिखता है ना? कितनी बार हमने सारे शब्द बोले होंगे आपके लिए। तो क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे साहब, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ओके, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ये शब्द भी याद आ रहा होगा आपको। ओके, छठा प्रश्न देखिए, आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा कितनी बार बोला ना? कक्षा 1 से 5 की 1 से 8 आपने बोला था, 1 से 8। तो वही प्रश्न आ गया साहब, कक्षा 1 से 8 प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, प्राथमिक होती है, प्राइमरी होती तो 5 की बात करते। सातवां सवाल देखिए, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? हमने रिवाइज आंसर की में बात करी थी ना कि साहब डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ सोच के चलते हैं। साइटोलॉजी नवीन है, बायोमेट्री नवीन है, एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स नवीन है, लेकिन ये सभी नवीन हैं इसी शताब्दी के हैं, इसलिए डी मान लिया गया। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अब हमको डी के साथ ही जाना है बेटा। ओके, इसका हम भी प्रूफ नहीं देंगे क्योंकि हमने आपको उस समय भी बात बताई थी कि पेपर सेटर 1 या 2 प्रश्नों में अपना लॉजिक लगाता है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये लॉजिक उनका गलत नहीं है, लिहाजा हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसमें राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, प्रति सप्ताह 45 घंटे। 9वां प्रश्न देखिए, कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? याद है आपको, नर्वस सिस्टम, सोमेटिक और डक्टलेस ग्लैंड्स, ये तीनों के तीनों इंटरनल हैं। सिचुएशनल स्ट्रक्चर या स्थितिजन्य संरचना परिवेश की बात है, बाह्य की बात है, जैविक निर्धारक नहीं है, वातावरण है। ओके, 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? याद है आपको, हमने बताया था कि साहब लाइक बिगेट्स लाइक भी है, वेरिएशन भी है, रिग्रेशन भी है, प्रत्यागमन है ना, प्रोग्रेशन नहीं है, प्रगति नहीं है। तो बोर्ड ने भी प्रगति पे मोहर लगाई है साहब, प्रोग्रेशन पे मोहर लगाई है। 11वां प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में, शायद ही आप में से किसी बच्चे ने सही किया होगा। याद है हमने आपको बोला था कि डायनेमिक अप्रोच इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी तो सारे स्टेप्स हैं और यही सही है। कहीं प्रूफ लेने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये राइट आंसर है। 12वां प्रश्न देखिए, परीक्षण की कितनी बार हमने बोला? कंसिस्टेंसी शब्द याद रखा करो, ये विश्वसनीयता को कहते हैं, रिलायबिलिटी को कहते हैं, ए राइट आंसर है। 13वां प्रश्न है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009 के अंतर्गत आता है साहब। 14वां प्रश्न देखिए, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है? नहीं। अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें? यस, बी राइट आंसर है। प्रतिस्पर्धा और समय बिताएं? नो। 14वें में बी राइट आंसर है। 15वां देखिए, पारितोषिक और दंड, फिर आ गया स्किनर, क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट कंडीशनिंग। 16वां प्रश्न देखिए, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व याद है आपको? फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं, याद है ना? इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराहम, इसका आंसर होगा। 2 चीजें बताई थी, याद है? टोपोग्राफिकल मॉडल और डायनेमिक मॉडल। तो ये डायनेमिक मॉडल है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। 17वां प्रश्न देखिए, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर, कितनी बार हमने होम्योस्टेसिस शब्द बोला है? होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, क्लार्क हल, समस्थिति,
तो 17वें में ए। 18वां देखिए, सीता एक डे केयर में काम करती है, वेतन कम है, अच्छा लगता है, पसंद करना, रुचि, अनुभव, याद है, जहाँ पे आए वहाँ पे आंतरिक आ जाएगा। इंट्रिंजिक, इस शब्द को कितनी बार बोलते हैं हम, याद है ना, एक्सट्रिंजिक, तो आंतरिक राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक, कोई प्रूफ नहीं है इसके खिलाफ। 19वां प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें क्या प्राथमिकता देनी चाहिए साहब, माता पिता की राय लो या शिक्षकों की लो या कम्युनिटी की लो, सब एक ही जैसी बातें हैं, अलग तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जो कि सब्जेक्टिविटी से दूर है, बाकी तीनों में सब्जेक्टिविटी है, लिहाजा 2 नंबर राइट आंसर होगा, किसी प्रूफ के लिए जाने की जरूरत नहीं है। 20वां प्रश्न देखिए, कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है, सब सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हमने आपको बताया था, बोर्ड ने इसी को माना है। 21वां प्रश्न देखिए, याद है आपको, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल का नाम आते ही डार्विन का नाम कर देना है, डार्विन राइट आंसर है, किसी ऑथेंटिक प्रूफ की जरूरत नहीं है। 22वां देखिए, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं बताया, तो सबको पता है, याद है ना आपको, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल है, साइक्लिक स्टेज कुछ नहीं होता, चक्रीय चरण कुछ नहीं होता, लिहाजा सी राइट आंसर है। 23वां प्रश्न देखिए, 23वें प्रश्न में जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित करता है, बहुत अच्छा प्रश्न था, याद है, हमने इस पर चर्चा करी थी, रिवाइज में भी करी थी कि साहब अधिगम और लर्निंग दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, और लेकिन अल्टीमेटली बोर्ड ने उसी बात को माना, उनका तर्क दिया, पहली बार सूचना ले रहे हैं तो अधिगम के साथ जा सकते थे, लेकिन इन्होंने माना है कि सब सूचनाएं तो हैं, अब हम उन सूचनाओं को मेंटली मैनिपुलेट कर रहे हैं, लिहाजा राइट आंसर हो गया थिंकिंग, और इसको चैलेंज नहीं कर सकते हम, इसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, थिंकिंग या विचारण या विचार या चिंतन इसका राइट आंसर है। 24th देखिए, 24th फॉर्मूला ऑफ IQ MA/CA × 100, ए इसका राइट आंसर है। 25th 25वां प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न था, मुझे सबसे अच्छा प्रश्न लगा, असिमिलेशन क्या है, असिमिलेशन पता है, हमने आपको बताया था, टमाटर देखता है, स्कीमा बनाता है, बाद में सेव देख के सेव को टमाटर बोलता है, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि हम चीज़ों को अपने पास जो है ना उसी के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं, वर्तमान में जो है उसी का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं, करंट स्कीमा को ही यूज करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझने के लिए, एक्सटर्नल वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने के लिए, लिहाजा ए राइट आंसर है। बहुत प्यारा सा प्रश्न था, मेरे जिन बच्चों ने किया वो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट था। ओके, हालांकि हमने तो सभी में कॉन्सेप्ट दिए हैं, फिर भी मैं देखता हूँ FB के ग्रुप वगैरह पे हम नदारद रहते हैं, पता नहीं आप क्या क्या लिखते रहते हैं, किस किस के लिए लिखते रहते हैं, पर हमें कोई ज़्यादा चाहत नहीं है, बस हमें तो यही चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल को पालें, क्योंकि आपके सपने और हमारे ख्वाब जुदा नहीं हैं। फिर भी साइकोलॉजी अशोक परीख चैनल पे जरूर आना, साइकोलॉजिया ऐप को डाउनलोड जरूर करना, ये आप ही के फ़ायदे के लिए है। इसके अलावा मैं कुछ और जगह भी, जैसे मान एजुकेशन और कुछ और नई सूचनाएं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। 26वां प्रश्न देखिए, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हो गए, टीचर स्टूडेंट करिकुलम, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, डिसलेक्सिया फिर आ गया, डिसलेक्सिया तो है साहब पढ़ने में कठिनाई। 28वां प्रश्न देखिए साहब, 28वें प्रश्न में है सीरीज ऑफ पिक्चर्स जिसके द्वारा हम स्टोरी सुनाते हैं, वो तो TAT है साहब। 28वें में ए, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण राइट आंसर है। 29 का सवाल, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव कौन सा नहीं है साहब, रेटिंग स्केल नहीं है साहब, डी। और आज का आखिरी प्रश्न, जल्दी आ रहा हूँ बेटा आपके लिए मैं बहुत अच्छी न्यूज़ लेके, पर आपकी भी जिम्मेदारी है, दस्तूर वफा एक तरफा नहीं होता। ओके, तो कौन सा एक मेंटल रिटार्डेशन का क्लासिफिकेशन नहीं है, याद है ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, 4 बातें बताई थी, माइल्ड तो है, मॉडरेट भी है, सीवियर भी है, पर प्रोफाउंड की जगह एक्यूट दे दिया, लिहाजा तीव्र मंदन, यहाँ हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, इंग्लिश में एक्यूट वर्ड आपने नहीं सुना था, मतलब हमारे उस कैटेगरी में 4 में AMD वाले में 4 में नहीं था, इसकी जगह प्रोफाउंड था, लिहाजा एक्यूट राइट आंसर है। जिन बच्चों ने एक्यूट किया उनको हम दिल से प्यार करते हैं, थैंक यू बच्चों। तो बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, फिर गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे को 1.5 लाख बच्चों ने देखा और सब्सक्रिप्शन बढ़े मात्र 400, तो फील होता है, दुख होता है, मेरे लिए नहीं आपके लिए। साइकोलॉजिया ऐप की स्पेलिंग फिर बता दूं, PSYCHOLOGIA। अभी मेरे फर्स्ट ग्रेड के टीचिंग मॉडल्स और कम्युनिकेशन के बेहतरीन 2 टॉपिक मैंने बचा के रखे हैं, इसी वीक आपको दे दूंगा। थर्ड ग्रेड के लिए बुक, शैक्षणिक परिदृश्य और शैक्षिक परिदृश्य, पता नहीं कौन कौन पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़ लें, पर हमसे भी पढ़ना, आपको मज़ा आ जाएगा, वो भी देने वाला हूँ। और थर्ड ग्रेड का
सिलेबस तो लेके आ ही रहा हूँ, और जिन बच्चों को सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में वाकई कुछ करके दिखाना है वो हमारे ऐप साइकोलॉजी पे तुरंत आ जाएं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। मेहनत करें, फालतू के कमेंट्स के चक्कर में ना पड़ें, ग्रुप्स में समय ज़ाया ना करें। मैंने 120 के 120 प्रश्नों में आपको केवल एक के लिए बोला है कि बोनस दिलवा देंगे, वो तो हम दिलवा देंगे। बाकी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से नंबर कम हैं, उनके लिए सहानुभूति है, और मैं भी ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनको भी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, स्केलिंग के नाम पे कुछ मार्क्स मिल जाएं, और पात्रता परीक्षा में तो कम से कम वो शामिल हो ही जाएं। ओके बच्चों, तो पढ़ाई शुरू रखें। हम आपसे जल्द ही मिलने वाले हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, शबा खैर।